आज के इस गहन अध्ययन में स्वागत है। आज का हमारा विषय भारतीय राजनीति यानी इंडियन पॉलिटी के मूलभूत सिद्धांतों और तथ्यों पर पूरी तरह से केंद्रित है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जो किसी भी परीक्षा की नींव होता है। सही कहा। हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी 50 अत्यंत महत्वपूर्ण ये अभ्यास उन सभी के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो अपनी जानकारी को पुख्ता करना चाहते हैं। देखिए, इस पूरे सत्र के दौरान केवल सही विकल्प जान लेना ही काफी नहीं है। हम ये भी देखेंगे कि इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के पीछे का क्यों क्या है और इनका व्यापक संदर्भ क्या है। तथ्य अपनी जगह है, लेकिन उनकी समझ ही असली ज्ञान है। बिल्कुल। बिना ये समझे कि कोई नियम क्यों बनाया गया, वो बस एक नीरस वाक्य बनकर रह जाता है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट से, जो संविधान के निर्माण और उसके मौलिक ढांचे पर केंद्रित है। हाँ, तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न 1। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949 या डी 2 अक्टूबर 1950। सही उत्तर है बी 26 जनवरी 1950। यह एक बहुत ही सीधा तथ्य है जिसे अक्सर शुरुआत में ही पढ़ा जाता है। बिल्कुल। अब इसी से जुड़ा हुआ लेकिन थोड़ा अलग अर्थ रखने वाला दूसरा सवाल देखते हैं। प्रश्न 2। भारतीय संविधान कब अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया? ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 नवंबर 1949 या डी 2 अक्टूबर 1948। सही उत्तर है सी 26 नवंबर 1949। यहाँ जो बात सबसे रोचक है वो ये है कि अंगीकृत और लागू होने के बीच का ये अंतर अक्सर सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करता है। 26 नवंबर को संविधान सभा ने इसे अपना लिया था, यानी काम पूरा हो चुका था। हाँ, यहाँ तक कि नागरिकता और चुनाव जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान उसी दिन से तुरंत प्रभाव में आ गए थे। लेकिन पूरी तरह से ये 26 जनवरी को लागू हुआ। इसका कारण ऐतिहासिक था। 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। उस ऐतिहासिक दिन के महत्व को हमेशा के लिए जीवंत बनाए रखने के लिए ही इसे लागू करने के लिए 2 महीने का इंतजार किया गया। ये सच में एक शानदार ऐतिहासिक संदर्भ है। इससे यह तारीख हमेशा के लिए याद हो जाती है। चलिए अब उस टीम की बात करते हैं जिसने इसे बनाया। प्रश्न 3। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, उसके अध्यक्ष कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी BR अंबेडकर या डी सरदार पटेल। सही उत्तर है सी BR अंबेडकर। और उनके योगदान को तो शब्दों में मापना ही मुश्किल है। बिल्कुल। अब संविधान के ढांचे को समझने के लिए अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रश्न 4। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स हैं? ए 8, बी 10, सी 12 या डी 14। सही उत्तर है सी 12। एक छोटी सी बात यहाँ जोड़ना चाहूंगी जी। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं। अच्छा, तो बाकी बाद में जुड़ी? हाँ, समय के साथ जैसे जैसे देश की जरूरतें बढ़ीं, भूमि सुधार, दल बदल कानून और पंचायती राज जैसे विषयों को शामिल करने के लिए 4 और अनुसूचियां जोड़ी गईं। ये असल में उन सूचियों का काम करती हैं जो संविधान के अनुच्छेदों को अतिरिक्त स्पष्टता देती हैं। बेहतरीन स्पष्टीकरण। अब आते हैं संविधान की प्रस्तावना पर। प्रश्न 5। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ए गणराज्य, बी संघीय राज्य, सी संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य या डी एकात्मक राज्य। सही उत्तर है सी। ये लाइन तो हर किसी को याद होनी ही चाहिए। एकदम। आगे बढ़ते हैं नागरिकों के अधिकारों की ओर। प्रश्न 6। मौलिक अधिकार किस भाग में हैं? ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3 या डी भाग 4। सही उत्तर है सी भाग 3। और अधिकारों के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं ना? बिल्कुल आती हैं। और उसी पर है हमारा अगला सवाल। प्रश्न 7। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़े गए? ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 52वां संशोधन या डी 73वां संशोधन। सही उत्तर है ए 42वां संशोधन। ये बहुत ही अहम संशोधन था। हाँ, और अब सरकार के लिए दिशा निर्देशों की बारी। प्रश्न 8। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में हैं? ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 5 या डी भाग 6। सही उत्तर है बी भाग 4।
देखिए, अगर हम प्रश्न 5 से 8 को एक साथ देखें ना, तो ये स्पष्ट होता है कि ये भाग एक तरह से संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना देश का पूरा विजन तय करती है, भाग 3 नागरिकों को अधिकार देता है और भाग 4 सरकार को निर्देश देता है कि नीतियां कैसी होनी चाहिए। और मौलिक कर्तव्य? हाँ, जैसा कि हमने 42वें संशोधन में देखा, मौलिक कर्तव्यों को जोड़कर ये स्पष्ट किया गया कि अधिकारों की मांग करने वाले नागरिकों की देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हमारे देश के संचालन की एक बेहद मजबूत नींव रखी जा चुकी है, जिसमें अधिकार, कर्तव्य और लक्ष्य सब कुछ स्पष्ट हैं। चलिए अब इस नींव पर खड़ी इमारत यानी हमारी व्यवस्था को समझते हैं। प्रश्न 9। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ए. केवल लोकसभा, बी. केवल राज्यसभा, सी. निर्वाचक मंडल या डी. प्रधानमंत्री? सही उत्तर है सी. निर्वाचक मंडल। इस निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज को समझना बहुत जरूरी है। आम जनता सीधे तौर पर राष्ट्रपति को नहीं चुनती। तो इसमें कौन कौन शामिल होता है? इसमें संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य शामिल होते हैं। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई ताकि राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार का नहीं बल्कि पूरे देश और सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व कर सकें। यानी ये सीधे तौर पर संघीय ढांचे को मजबूत करने का तरीका है। बहुत खूब। प्रश्न 10। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए. 4 वर्ष, बी. 5 वर्ष, सी. 6 वर्ष या डी. 7 वर्ष? सही उत्तर है बी. 5 वर्ष। बिल्कुल, और इसी के साथ हमने अपना पहला हिस्सा पार कर लिया है। हाँ, अब हम अपने दूसरे सेगमेंट में प्रवेश कर रहे हैं, जो कार्यपालिका और संसद की संरचना पर आधारित है। तैयारी करने वालों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रश्न 11। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. डॉक्टर राधाकृष्णन, सी. वी गिरी या डी. एपीजे अब्दुल कलाम? सही उत्तर है ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी एक बुनियादी लेकिन बेहद अहम तथ्य है। अगला सवाल हमारे निचले सदन से जुड़ा है। प्रश्न 12। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष है? ए. 4 वर्ष, बी. 5 वर्ष, सी. 6 वर्ष या डी. 7 वर्ष? सही उत्तर है बी. 5 वर्ष। और ऊपरी सदन के नियम इससे थोड़े अलग हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न 13। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ए. 4 वर्ष, बी. 5 वर्ष, सी. 6 वर्ष या डी. 2 वर्ष? सही उत्तर है सी. 6 वर्ष। सरकार के मुखिया की नियुक्ति के बारे में भी सवाल अक्सर आते हैं। बिल्कुल। प्रश्न 14। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए. लोकसभा, बी. राष्ट्रपति, सी. राज्यसभा या डी. सुप्रीम कोर्ट? सही उत्तर है बी. राष्ट्रपति। अब एक ऐसा सवाल आने वाला है जो अक्सर लोगों को भ्रम में डाल देता है। हाँ। प्रश्न 15। भारत की संसद किनसे मिलकर बनती है? ए. लोकसभा और राज्यसभा, बी. लोकसभा और राष्ट्रपति, सी. राज्यसभा और राष्ट्रपति या डी. राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा? सही उत्तर है डी। इस 15वें प्रश्न पर रुककर विचार करना आवश्यक है। आमतौर पर जब संसद शब्द सुना जाता है तो दिमाग में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा की तस्वीर आती है जहां बहस होती है। हाँ, टीवी पर हम वही देखते हैं। बिल्कुल, लेकिन राष्ट्रपति संसद का एक बिल्कुल अभिन्न अंग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर न हो जाएं। ये शक्ति पृथक्करण का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो क्या इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई बिल पास ही नहीं हो सकता, भले ही लोकसभा और राज्यसभा उसे सर्वसम्मति से पास कर दें? एकदम सही। जब तक मुहर नहीं लगेगी वो केवल एक प्रस्ताव है, कानून नहीं। ये एक बहुत ही स्पष्ट करने वाला तथ्य है। अभ्यास को जारी रखते हैं, न्यायपालिका की ओर बढ़ते हुए। प्रश्न 16। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ए. 1950, बी. 1947, सी. 1952 या डी. 1962? सही उत्तर है ए. 1950। और इसके पहले मुखिया का नाम भी जानना जरूरी है। प्रश्न 17। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ए. एच.जे. कानिया, बी. पी.एन. भगवती, सी. वाई.वी. चंद्रचूड़ या डी. के.जी. बालकृष्णन? सही उत्तर है ए. एच.जे. कानिया। अब हम देश के आपातकालीन शक्तियों से जुड़े कुछ अहम अनुच्छेदों को देखते हैं। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न 18।
भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित होता है? ए 352, बी 356, सी 360 या डी 368? सही उत्तर है ए अनुच्छेद 352। और राज्यों के लिए क्या नियम है? प्रश्न 19, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ए 352, बी 356, सी 360 या डी 370? सही उत्तर है बी 356। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो अनुच्छेद 352 और 356 सिर्फ किताबी आपातकालीन प्रावधान नहीं है। ये वो सुरक्षा तंत्र हैं जो देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए गढ़े गए हैं। मतलब संकट के समय के। हाँ, जब राष्ट्र पर कोई बाहरी या आंतरिक संकट आता है या किसी राज्य में संवैधानिक ढांचा पूरी तरह विफल हो जाता है, तो ये प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि पूरा तंत्र बिखर न जाए और केंद्र तुरंत स्थिति को संभाल सके। बिल्कुल, एक बड़े राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए ये बेहद अहम है। और इसी के साथ हम 20वें प्रश्न पर आते हैं, जो संविधान को समय के साथ बदलने की शक्ति देता है। प्रश्न 20, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? ए 352, बी 356, सी 368 या डी 370? सही उत्तर है सी अनुच्छेद 368। और इसके साथ हम अपने तीसरे सेगमेंट में कदम रख रहे हैं। हाँ, जो संविधान के विभिन्न स्रोतों और महत्वपूर्ण संशोधनों पर आधारित है। प्रश्न 21, भारत का संविधान किस देश से प्रेरित है? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी कनाडा या डी उपरोक्त सभी? सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। यहां बात सच में बेहद दिलचस्प हो जाती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने पूरी दुनिया के अनुभवों को कैसे एक साथ पिरोया। एकदम सही। ये कोई अंधी नकल नहीं थी, बल्कि अलग-अलग व्यवस्थाओं का एक बहुत ही सोच समझकर तैयार किया गया मिश्रण था, जिसे भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढाला गया। अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली अपनाई और कनाडा से संघीय ढांचा लिया। इन सभी देशों के सबसे अच्छे विचारों को लेकर एक मजबूत संविधान तैयार किया गया। ये विविधता आगे के प्रश्नों में भी देखने को मिलती है। प्रश्न 22, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस या डी रूस? सही उत्तर है बी ब्रिटेन। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, पर हमने ब्रिटेन वाला मॉडल चुना। बिल्कुल। प्रश्न 23, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी नेहरू, सी अंबेडकर या डी पटेल? सही उत्तर है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात करते हैं उन संशोधनों की जिन्होंने सत्ता का चेहरा बदल दिया। प्रश्न 24, भारत में पंचायती राज किस संशोधन से लागू हुआ? ए 42वां, बी 44वां, सी 73वां या डी 86वां? सही उत्तर है सी 73वां संशोधन। और शहरों के लिए कौन सा संशोधन आया? प्रश्न 25, नगरपालिका से संबंधित संशोधन कौन सा है? ए 72वां, बी 73वां, सी 74वां या डी 75वां? सही उत्तर है सी 74वां संशोधन। इन दो संशोधनों 73वें और 74वें का महत्व बहुत ही गहरा है। 1992 से पहले सत्ता का केंद्र मुख्य रूप से केवल दिल्ली या राज्यों की राजधानियों तक ही सीमित था। हाँ, आम आदमी की पहुंच से थोड़ा दूर। सही कहा। लेकिन इन संशोधनों ने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया। जमीनी स्तर पर गांव में पंचायती राज और शहरों में नगरपालिकाओं के माध्यम से लोकतंत्र को सीधा आम जनता के हाथों में सौंप दिया। स्थानीय लोगों को अपने विकास के फैसले खुद लेने का अधिकार मिला। बिल्कुल, जमीनी स्तर की राजनीति को समझे बिना पूरी व्यवस्था को समझना नामुमकिन है। आइए सदनों की सदस्य संख्या पर नजर डालते हैं। प्रश्न 26, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ए 545, बी 552, सी 550 या डी 530? सही उत्तर है बी 552। और राज्यसभा के लिए? प्रश्न 27, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? ए 238, बी 245, सी 250 या डी 260? सही उत्तर है सी 250। अब जब हमने सदनों के आकार को समझ लिया है, तो आइए देखते हैं कि पैसे और बजट से जुड़े सबसे अहम फैसले कहाँ होते हैं। प्रश्न 28, धन विधेयक, जिसे मनी बिल कहते हैं, किस सदन में प्रस्तुत होता है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा,
सी दोनों में, या डी राष्ट्रपति? सही उत्तर है बी लोकसभा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। धन विधेयक वो विधेयक है जो करों यानी टैक्स को लगाने, हटाने या सरकार के संचित निधि से पैसे निकालने से जुड़ा होता है। इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ऐसा क्यों? जनता के पैसे का फैसला करने का अधिकार केवल जनता के सीधे प्रतिनिधियों को ही होना चाहिए। क्या बात है, ये तर्क चीजों को एकदम स्पष्ट कर देता है। अब देखते हैं जनता के इसी पैसे की निगरानी कौन करता है। प्रश्न 29, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग कहते हैं, किसके द्वारा नियुक्त होता है? ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी राष्ट्रपति या डी सुप्रीम कोर्ट? सही उत्तर है सी राष्ट्रपति। कैग कोई साधारण पद नहीं है। ये सुनिश्चित करता है कि सरकार जनता के पैसे का सही इस्तेमाल कर रही है या नहीं। ये एक स्वतंत्र संस्था है जो सरकार के हर खर्च का ऑडिट करती है। इसकी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए ही इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह जवाबदेही का बहुत ही मजबूत तंत्र है। चुनावों की बात करें तो अगला सवाल इसी पर है। प्रश्न 30, भारत के निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत है? ए 324, बी 325, सी 326 या डी 327? सही उत्तर है ए अनुच्छेद 324। शानदार प्रगति। अब हम इस अभ्यास के चौथे सेगमेंट में पहुंच चुके हैं। जी हाँ, जहां न्यायपालिका विभिन्न आयोगों और आपातकाल के प्रावधानों का परीक्षण होगा। प्रश्न 31, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? ए 60 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 65 वर्ष या डी 68 वर्ष? सही उत्तर है सी 65 वर्ष। और राज्यों के उच्च न्यायालयों में यह आयु क्या है? प्रश्न 32, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? ए 60 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 65 वर्ष या डी 68 वर्ष? सही उत्तर है बी 62 वर्ष। यहाँ इन दोनों प्रश्नों के उत्तरों पर ध्यान देना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में ये 65 वर्ष है और हाई कोर्ट में 62 वर्ष। ये अंतर बिना किसी कारण के नहीं है। तो इसके पीछे क्या कारण है? ये इसलिए रखा गया है ताकि अनुभवी और योग्य न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों से सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने का पर्याप्त अवसर और समय मिल सके। ये न्यायपालिका के पदानुक्रम को सुचारू रूप से चलाने का एक तरीका है। ये एक बहुत ही तार्किक व्याख्या है जो इस अंतर को याद रखना आसान बनाती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 33, वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत गठित किया जाता है? ए 280, बी 324, सी 356 या डी 368? सही उत्तर है ए अनुच्छेद 280। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से जुड़ा अगला प्रश्न भी काफी रोचक है। प्रश्न 34, भारत में संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी कनाडा या डी रूस? सही उत्तर है बी अमेरिका। आगे बढ़ते हैं न्यायपालिका की शक्तियों की ओर। प्रश्न 35, मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी सुप्रीम कोर्ट या डी प्रधानमंत्री? सही उत्तर है सी सुप्रीम कोर्ट। अब एक बार फिर आपातकाल से जुड़े कुछ रोचक तथ्य देखते हैं। प्रश्न 36, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि कितनी है? ए 6 माह, बी 1 वर्ष, सी अनिश्चितकाल संसद की स्वीकृति से या डी 3 वर्ष? सही उत्तर है सी अनिश्चितकाल संसद की स्वीकृति से। प्रश्न 37 भी इसी से जुड़ा है। हाँ, भारत में पहली बार आपातकाल कब लगा? ए 1962, बी 1971, सी 1975 या डी 1980? सही उत्तर है ए 1962। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपातकाल शक्तियां हमेशा एक दो-धारी तलवार की तरह होती हैं। जब 1962 में बाहरी आक्रमण हुआ था तो देश की सुरक्षा के लिए इन शक्तियों का पहली बार उपयोग करना अत्यंत आवश्यक हो गया था। यह दर्शाता है कि संकट के समय हमारा संविधान कितनी तेजी से एक मजबूत और केंद्रीकृत ढांचा प्रदान कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ इन शक्तियों का संतुलन बनाए रखना हमेशा एक गंभीर विषय रहा है। बिल्कुल, इतिहास के पन्ने इस बात के गवाह हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यपालिका के कुछ और पदों की ओर। प्रश्न 38, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी संसद के दोनों सदन या डी राष्ट्रपति? सही उत्तर है सी संसद के दोनों सदन। प्रश्न 39, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति या डी लोकसभा अध्यक्ष? सही उत्तर है सी उपराष्ट्रपति।
देश के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी के बारे में क्या नियम है? प्रश्न 40। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद या डी सुप्रीम कोर्ट? सही उत्तर है बी राष्ट्रपति। अब हम आज के अभ्यास सत्र के अंतिम और 5वें सेगमेंट में प्रवेश कर रहे हैं। जी, यहाँ संविधान का संरक्षण और संसदीय प्रक्रियाएं हमारा मुख्य विषय है। प्रश्न 41। संविधान का संरक्षक कौन है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी सुप्रीम कोर्ट या डी प्रधानमंत्री? सही उत्तर है सी सुप्रीम कोर्ट। संविधान की संरचना से जुड़ा एक बहुत ही विशिष्ट सवाल अब आ रहा है। प्रश्न 42। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ए मौलिक अधिकार, बी राजनीति निर्देशक तत्व, सी संघ और राज्य संबंध या डी आपातकाल प्रावधान? सही उत्तर है सी संघ और राज्य संबंध। नागरिकता से जुड़ा सवाल भी देख लेते हैं। प्रश्न 43। नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाग में है? ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3 या डी भाग 4? सही उत्तर है बी भाग 2। और संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? प्रश्न 44। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी ब्रिटेन, सी कनाडा या डी रूस? सही उत्तर है ए दक्षिण अफ्रीका। अब आता है एक बहुत ही तकनीकी लेकिन महत्वपूर्ण सवाल। प्रश्न 45। भारत में अवशिष्ट शक्तियां यानी रेजिड्यूरी पावर्स किसके पास हैं? ए राज्य, बी केंद्र, सी राष्ट्रपति या डी सुप्रीम कोर्ट? सही उत्तर है बी केंद्र। इस शब्द अवशिष्ट शक्तियों को समझना बहुत दिलचस्प है। संविधान बनाते समय विषयों को केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांट दिया गया था। लेकिन निर्माता जानते थे कि भविष्य में कुछ ऐसे विषय आ सकते हैं जिनके बारे में उस समय सोचा भी नहीं जा सकता था। जैसे आज के समय के विषय। बिल्कुल, जैसे साइबर स्पेस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसे सभी नए विषय जो किसी भी सूची में नहीं है, वे अवशिष्ट शक्तियां कहलाते हैं और इन पर कानून बनाने का अधिकार सीधे केंद्र सरकार के पास होता है। ये तो सच में बहुत दूरदर्शी सोच थी। आगे देखते हैं राज्यों के मुखिया के बारे में। प्रश्न 46। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति या डी संसद? सही उत्तर है सी राष्ट्रपति। और न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में क्या? प्रश्न 47। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन, जिसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, किस देश से लिया गया है? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी फ्रांस या डी जर्मनी? सही उत्तर है बी अमेरिका। प्रश्न 41 और 47 को जोड़कर देखें तो एक शानदार तस्वीर उभरती है। प्रश्न 41 में हमने जाना कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है और प्रश्न 47 बताता है कि यह न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अमेरिका से ली गई है। यही वो ताकत है जो न्यायपालिका को ये अधिकार देती है कि वो जांच सके कि सरकार का कोई भी कानून या कदम संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ तो नहीं है। यह हमारे लोकतंत्र के संतुलन की सबसे अहम कड़ी है। बिल्कुल, और इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए संसद के अंदर भी नियम बनाए गए हैं। प्रश्न 48। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा सदस्य या डी राज्यसभा? सही उत्तर है सी लोकसभा सदस्य। और राज्यसभा की एक विशेष खूबी है। हाँ। प्रश्न 49। राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि ए इसका विघटन नहीं होता, बी इसका कार्यकाल 5 वर्ष है, सी इसे राष्ट्रपति चलाते हैं या डी इसमें चुनाव नहीं होता? सही उत्तर है ए इसका विघटन नहीं होता। राज्यसभा के स्थायी होने का कारण बहुत ही व्यवहारिक है। लोकसभा हर 5 साल में भंग हो जाती है या कभी-कभी उससे पहले भी। ऐसे में देश बिना किसी विधायी निकाय के नहीं रह सकता। राज्यसभा सुनिश्चित करती है कि देश में हमेशा एक सदन निरंतर कार्य कर रहा हो। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं, जिससे ये सदन कभी पूरी तरह खाली नहीं होता। ये निरंतरता इस महान व्यवस्था की जान है। और अब इस अभ्यास सत्र का अंतरिम और 50वां प्रश्न। प्रश्न 50। भारत का संविधान विश्व का ए सबसे छोटा, बी सबसे बड़ा लिखित संविधान, सी अलिखित संविधान या डी अस्थायी संविधान?
सही उत्तर है बी, सबसे बड़ा लिखित संविधान। ये भी एक बहुत ही गर्व की बात है। जी। इसी के साथ हमने सफलतापूर्वक इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास पूरा कर लिया है।